कितना बड़ा कंसर्न इस वक्त भारत की महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर है। हिंदुस्तान में अगर बात करें तो 75,000 के आसपास, बट अगर मैं आपको ठीक करूं, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, अच्छा, एंड उसका भी कलर कैसा है, अर्ली मिनार्की, लेट मेनोपॉज, दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इफ यू से। एक टैबू है, स्टिग्मा है, एक डर है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें पेन नहीं होता। सबसे बड़ा मिथ, मेरे को क्यों होगा। तो जो इंसिडेंस वेस्ट में आज से 30 साल पहले था, आज हमारे यहाँ है। ये ऐसा है कि जिनके किड्स नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, उनमें ज़्यादा ये चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, और जिनके बच्चे हो चुके होते हैं। Self examination, it's a very important thing in our sector because most of the people, they don't have reach to healthcare. When to be done, that is also very important. बिल्कुल। Once the period finishes, there was a thing, 3 fingers, 3 minutes can save lives. The government is doing it. They are putting more mammography machines in the rural areas. इन रेडिएशन से कैंसर नहीं होता है। One of the myth, people are saying बायोप्सी करेंगे फैल जाएगा। हमें ब्रेस्ट को पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। Breast cancer can happen in males also. तो अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। नमस्कार, आज का ये पॉडकास्ट कई मायनों में खास है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हर महिला का कंसर्न बन गया है। ब्रेस्ट कैंसर अब एक ऐसी आम टर्म बन गई है कि हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता है, जानना चाहता है, ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में, क्या कुछ अर्ली डिटेक्शंस होते हैं जिनके चलते इस प्रॉब्लम को, इस कैंसर को थाम दिया जा सकता है। और इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर पुष्पिंदर गोलिया, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, CK बिरला हॉस्पिटल, गुड़गांव। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद स्मृति। ये प्रॉब्लम डॉक्टर इतनी बड़ी है कि मेरे पास जो डेटा है उसमें ये बात बहुत क्लियर शब्दों में लिखी है कि पूरे विश्व में लगभग हर साल 5 लाख महिलाओं की जो जान है वो ब्रेस्ट कैंसर से जाती है, और भारत विशेष की बात करें तो लगभग 75,000 हर साल, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अब तो खैर चलिए, कई जैसे आप जैसे डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ खुल करके बात करने लगे हैं कि ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम डिस्कशन में आने लग गई है। इससे पहले 1990s की बात करें तो ये 4th कैंसर जो टाइप थे उसमें से 4th पोजीशन पे था, लेकिन अब तो 1st पोजीशन पे आ गया है। महिलाओं की अगर बात करूं, कितना रियल प्रॉब्लम या कितना बड़ा कंसर्न इस वक्त भारत की महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर है डॉक्टर? देखिए, अगर हम बात करें विश्व में आपने एक डेटा दिया कि 5 लाख लोग, 5 लाख महिलाएं हर साल इस कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती है, और हिंदुस्तान में अगर बात करें तो 75,000 के आसपास। बट अगर मैं आपको ठीक करूं इस डेटा के बारे में, तो ये कम से कम 1 लाख से ऊपर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं आज के दिन। ये भी अच्छी बात कही आपने। आज के दिन भी रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं। रीज़न बीइंग, वी हैव ICMR रजिस्ट्री, जिसमें कि ऑल आर नोटिफाइबल थिंग, कि हमें नोटिफाई करना होता है कि यानी पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के साथ आता है, उसको बताना होता है, उसका हर जिलेवार और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको एक डेटा कलेक्ट होता है, बट ये डेटा सही मायनों में एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर मैं कहूँ तो प्रॉब्लम इससे ज़्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी भी है डॉक्टर, और ख़ासकर देखिए ये ऐसा नहीं होता ना कि अर्बन महिलाओं को ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप दूर दराज के गाँव या उन क्षेत्रों में महिलाओं को ये प्रॉब्लम नहीं, रूरल बैकग्राउंड की महिलाओं को ये प्रॉब्लम नहीं होती। आधी महिलाएं तो एक टैबू अभी भी है उन महिलाओं में। चलिए, अर्बन क्लास के लोग आकर के बात कर रहे हैं, इस तरीके से ये पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो एक तबका ऐसा है महिलाओं का जिनको पता भी नहीं है कि हमें हुआ क्या है, ये गठिया क्यों है, या ये गांठ क्यों बनी हुई है, ये क्यों ऐसा लंप है। वो बस अपने घरेलू नुस्खे या उपाय करके अपने आप को वो रखते हैं, और जबकि वो इर्द गिर्द घूमता है ब्रेस्ट कैंसर के। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा जो मैक्सिमम तबका है, पहले क्या होता था कि सर्विक्स कैंसर वाज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। जी, आज से 10 साल पहले आप कह सकते हैं जी। परंतु लास्ट 10 ईयर्स में अब ब्रेस्ट का डेटा इतना ज़्यादा है एंड रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स फ्रॉम द all the people basically, from the doctor side, from the patient side, from the awareness media, you can say the social media, all these things have made the people aware. Now they are reporting it, they are saying it. Stigma की जहाँ तक बात करें, गांव में छोड़िए, आप शहर में भी बहुत से लोग ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं, वो 2 साल से 3 साल से उसको इग्नोर करते रहते हैं।
फर्स्ट थिंग वो सोचते हैं मेरे को क्यों होगा, मेरे घर में किसी को नहीं था, क्यों होगा मेरे को, और मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मैंने कुछ कभी किया नहीं, मैंने मांस मच्छी नहीं खाया कभी, मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने अल्कोहल नहीं लिया, मेरे को क्यों होगा, मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं है। परंतु और उसको इग्नोर करते रहते हैं। मैं गाँव की बात नहीं कर रहा, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव फॉर लास्ट यू कैन से अराउंड 15 ईयर्स। उस दौरान हमने देखा है कि अच्छे अच्छे घरों से भी लोग आते हैं, शहरों से लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, दे प्रेजेंट वेरी लेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और यही हमारा पर्पस है ये पॉडकास्ट करने का और इस चीज़ का, कि हम उनको अवेयर कर सके सो दैट हम इसको बहुत ही अर्ली स्टेज पे पकड़ सकें, जहाँ की क्यूरेबिलिटी इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ ऑल द एडवांसमेंट इन सर्जिकल टेक्निक, मेडिकल टेक्निक्स एंड रेडिएशन टेक्निक्स। रिस्क जो होते हैं, ये फैक्टर्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं जिनको ध्यान में रखना चाहिए या जिनको प्रिकॉशन की, खैर मैं बात करूँगी रिस्क फैक्टर्स को, अगर आप इलाबोरेट करके बताएं। अगर आप रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल एक चीज़, जिसमें कि क्या है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से देयर आर डिस्टर्बेंस इन हार्मोन फीमेल्स, जो उनके हार्मोन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसकी वजह से जैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पीपल आर नॉट एक्सरसाइजिंग, जंकी फूड्स and getting fat. After that, if you say there are some hormonal factors, most of the people they are getting married late, not having children. Those are all at you can say increased risk. एक क्या होता है कि there is a reproductive period in a female, जिसको आप शुरू कर सकते हैं कि puberty से शुरू होता है, मेनोपॉज पे जाके खत्म होता है। वो पीरियड जितना लंबा होगा उतना ही हार्मोन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें रिस्क बढ़ जाता है। कारण अर्ली मिनार्की, लेट मेनोपॉज, दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इफ यू से। सेकंड थिंग इज स्मोकिंग, अल्कोहल, unhealthy lifestyle and the diet, you know, which is rich in saturated fats and everything. वसा वाला खाना, तला हुआ खाना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है। इवन आफ्टर अब तो इजी फूड भी आने लग गए हैं कि अगर खाना बनाने का मन ना करे तो आप बाहर से कॉल करके बुला लीजिए, इमीडिएटली कॉल जोमेटो, कॉल स्विगी, दे आर एट योर डोर स्टेप। शहरों में है, गाँव में अभी नहीं है, बट आ जाएगा धीरे धीरे। दे आर पेनिट्रेटिंग डीप। उसके बाद हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो एनी पर्सन, किसी का भी फैमिली में कोई मेंबर, स्पेशली ऑन द मदर की साइड, इफ सम फीमेल इज अफेक्टेड, हर मदर, हर सिस्टर, यू कैन से मासी, ग्रैंड मदर, मेनली ऑन द मैटरनल साइड, बट yes, paternal side also affect the risk. Other thing is, if you talk about familial and this thing, there is a genetic risk factor. That is, there are two genes which I will not be elaborating much, BRCA1 and BRCA2. If somebody must have heard about, you can say Angelina Jolie. She had breast cancer, but she was positive. She has a hereditary syndrome. Because of that, she removed both her breast before it develops. That is, you were talking about prevention. That is one of the preventions in those patients, not in everybody. Like a strong family history, किसी के घर में 2 या 3 लोगों को हुआ है, या ब्रेस्ट के बजाय ओवरी भी अगर हुआ है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करता है। रेस्ट 90% ऑफ द टाइम इट इज इडियोपैथिक, मतलब कि कारण नहीं पता है, आज तक भी नहीं पता है। रिसर्च स्टिल चल रही है, स्टिल गोइंग ऑन, इवन आफ्टर द यू कैन से होल जीनोम मैपिंग एंड एवरीथिंग, हमें आज भी कैंसर का कारण एग्जैक्टली नहीं पता है। तो आपने अभी जैसे बोला ना कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रही हैं, उनकी फैमिली में किसी को नहीं हुआ, जो भी हम इससे पहले सवाल को डिस्कस कर रहे थे, और ना स्मोक करती हैं ना ड्रिंक करती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर अगर ये डिटेक्ट हो जाता है, तो जिसके लिए आप कह रहे हैं कि रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ 90% ऑफ द टाइम दे डोंट हैव एनी रिस्क फैक्टर। अच्छा, जो आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोल रहे हैं, इसमें स्लीपिंग पैटर्न्स भी होते हैं, पोल्यूशन का कितना बड़ा रोल होता है? पोल्यूशन, देयर इज नो डायरेक्ट कॉज, बट पोल्यूशन अफेक्ट ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। मगर ये लाइफस्टाइल जो इम्बैलेंस है या लाइफस्टाइल, बेसिकली क्या है कि फीमेल्स में इट्स ऑल डिस्टर्ब द हार्मोन्स, एवरीथिंग आउट ऑफ दीज और थिंग, लेस स्लीप, more stress, type A personality, that increases stress. That changes your dietary habits. People are not going for exercises, especially when going to depression. Because of all these collective factors, these are not, you can say, as such causative factors, they're risk factors. They increases the risk. Because there is some genetic rearrangement going inside the body every time. Female have cycles, 28-30 days cycle for menstruation. In that, hormone changes all the times. Mid-peak cycle, and when they goes down, the estrogen increases, progesterone decreases. So all these factors play. Ultimately, they affect those factors only. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, जो कि वो रिस्क फैक्टर्स का काम, और देखिए जितना जो होता है
अपने कंट्रोल में, वो तो आपको लाइफस्टाइल जैसे कि आप अपनी बेहतर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये जो चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के उनको कंट्रोल किया जा सके। मिथ्स की बात अगर मैं आपसे करूं डॉक्टर, ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो आपके सामने, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे और ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अब आप बात भी कर रहे हैं कि लोग अब आकर के खुल करके बात धीरे धीरे करने शुरू कर रहे हैं, और ऐसे में ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे जो वहम के साथ आ जाते होंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर साहब। आजकल जो आप कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर उनको कुछ भी लगता है, पेन भी हुआ, जो अवेयर है, स्ट्रेट अवे दे विल कम, डॉक्टर साहब देखो कैंसर तो नहीं हो गया। अगर कोई जानने वाला है वो फोन करके सीधे पूछेगा, डॉक्टर साहब एक बार रिपोर्ट चेक करके बताओ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि पहली जो चीज दिमाग में आती है वो यही है कि ये ना हो जाए मेरे को, क्योंकि एक टैबू है, स्टिग्मा है, एक डर है, डर है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा टाइम बताते नहीं हैं, कुछ शर्म के मारे नहीं बताते। जैसे पहले सर्विक्स का था, अगर मैं देखूं, चलो वो फीमेल के लिए एक पर्सनल मैटर हो गया, उसमें डिस्चार्ज होता था, शी कैन नॉट टेल एनीबडी, शी डजंट वांट टू you can say doesn't want to tell anybody for that matter, not even her family members, and she keeps on suffering from that, and they are diagnosed at late stage. Now similarly in breast, most of the time they are not aware, उनको पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, बट और सिम्टम्स हैं तो उसको इग्नोर करते रहते हैं। कोई निपल से डिस्चार्ज आ गया, कोई गठान हो गई, उसको रखे रहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं जब वो बिल्कुल कोई दुख देने लगता है। कारण इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें पेन नहीं होता। अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द लंप इज पेनलेस। पेन नहीं होता तो उसको सिम्टम्स नहीं है, तो सिम्टम्स नहीं है तो इसको इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लेट प्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात आपने जो करी मिथ्स की बात, सबसे बड़ा मिथ मेरे को क्यों होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आई एम लिविंग ए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स, नॉट स्मोकिंग, नो अल्कोहल, माय फैमिली हिस्ट्री इज ओके, मेनोपॉज मेनोपॉज वाज दैट वाज आल्सो वेरी गुड, मेरे को क्यों होगा, एंड दे कीप ऑन इग्नोरिंग। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, इट्स सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। दूसरा, स्टिग्मा की वजह से नहीं बताते। पहले क्या होता था कि मोस्टली आज से 10 15 20 साल पहले, मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट्स हु आर प्रेजेंटिंग टू अस, जो आती थी लेडीज, वो 50 से ऊपर की होती थी, बट नाउ डेज वी आर सीइंग 35 30 इवन 40 45, दे आर टू यंग। सो it is a myth that it will happen in old age only. Then it becomes very difficult to explain to them. तीसरी चीज, अगर हम बात करें कि मेरी फैमिली में किसी को कुछ नहीं है तो मेरे को क्यों होगा, होना ही नहीं चाहिए। चौथी चीज की बात करें, अगर हम सपोजिटली गांठ हो गई तो डर जाता है मरीज, डर जाता है कि वो कैंसर हो गया। हर गांठ कैंसर नहीं होती, ठीक है। ब्रेस्ट में इतने चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में 30 to 40% ऑफ फीमेल दे डू हैव सम सिम्टम्स इन द ब्रेस्ट, जिसमें सबसे कॉमन है प्रीमेंस्ट्रुअल पेन एंड हैवीनेस, वो होता है, वो 30 to 40% फीमेल में होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू बैलेंस योर लाइफस्टाइल। बॉडी, मुझे लगता है वो नेचुरल बॉडी का जो कॉल होती है कि जिस तरीके से हर साइकिल में चेंज होती है, वो एक वैसे ही सबका अलग अलग होता है, वो किसी के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। जैसे कि किसी को पेन होता है, किसी को नहीं होता, किसी को ज्यादा किसी को कम। अब दोनों ही चीजें हैं, वो उस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं, उस चीज को सिम्टोमेटिकली ट्रीट भी कर सकते हैं। कई बार किसी कारणवश हो सकता है कि यूट्रस में कुछ लीजन हो, कुछ दिक्कत हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, वो फाइब्रॉइड हो सकता है या कुछ और हो सकता है। अब मैं बात कर रहा था जैसे गठान की, हर गांठ, अगर कोई भी ब्रेस्ट में गांठ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी कैंसरस। ये एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं आप जी। इट इज नॉट नेसेसरी, बट वी हैव टू चेक इट। देखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या से देख सकते हैं, या तो पेशेंट खुद बताया कि गांठ है, या कोई टेस्ट कराया, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, मैमोग्राफी कराया तो पता लगेगा, या फिर किसी क्लिनिशियन के पास जाएगी तो पता लगेगा। क्लिनिशियन के पास जाएंगे तो डॉक्टर कैन एग्जामिन एंड विद क्लिनिकल सेंस दे कैन टेल व्हाट इट लुक्स लाइक। उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ ऑल द क्लिनिकल सिम्टम्स, बट आई कैन फील, बट most of the time young females 30 to 40% times it is not cancerous. Old age it is suspicious, more suspicious. Old age मतलब 50 plus की बात 50 plus more suspicious as compared to the younger people. But nowadays we are getting younger people. अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो जो इंसिडेंस वेस्ट में आज से 30 साल पहले था, आज हमारे यहाँ है। अर्बन एरियाज में इट इज मोस्ट कॉमन वन, रूरल में स्टिल इट इज नॉट नंबर 1, स्टिल इट इज सर्विक्स। तो अर्बन एरियाज में दिस इज अ रैम्पेंट प्रॉब्लम। तो इसीलिए आई थिंक ये जो
हर साल अक्टूबर का जो महीना है इसको ऑब्जर्व किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की yes. लिए, लेकिन इस महीने तक ही ये जो अवेयरनेस है ये इस महीने तक ही सीमित नहीं रह गई है, पूरे साल इस विषय पे बात हो रहा है। जैसे आपने बोला सर्विक्स कैंसर पे इतनी बातें हुई, अभी भी इतना खुल करके लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी लगातार अवेयरनेस ड्राइव्स, ये प्रोग्राम्स इतना ज़्यादा लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल के तो लोकल लेवल पे भी इतना ज़्यादा बातें हो रही हैं कि लोग खुल खुल करके बातें करने लग गए हैं और अपनी प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि डर की वजह से या नॉलेज की वजह से या समझ की वजह से लोग आ करके बात अब करना चाह रहे हैं। आपने बोला कि हर जो गांठ होती है वो कैंसर भी नहीं होती, लेकिन डिटेक्ट कराना या उसको टाइम टू टाइम अपने आप को खुद से, चाहे आप देखते रहें अपने आप को, आप एग्जामिन करते रहें या डॉक्टर के पास जाकर के एग्जामिन कराएं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अर्ली सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के क्या हैं? गांठ तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई कि जो सबको पता है कि गांठ है, तो शायद ये हो सकती है कैंसरस या नहीं हो सकती, लेकिन उसके अलावा क्या कॉमन सिम्टम्स हैं? देखिए, पहले सिम्टम्स जानने से पहले पेशेंट को अपने नॉर्मल बॉडी इमेज पता होना चाहिए। सबसे जरूरी वो है। इफ द पेशेंट डजंट नो द नॉर्मल थिंग, हाउ द ब्रेस्ट लुक लाइक्स नॉर्मली एंड व्हाट चेंजेस शी कैन एक्सपेक्ट, दैट शी शुड बी कॉशियस। मतलब उनको क्या लगना चाहिए कि ये कुछ चेंजेस आए हैं तो मेरे को रिपोर्ट करना चाहिए। उसमें एक सबसे बड़ा कॉमन है, एक तो गांठ ही होगा जो मैंने बताया आपको, दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। सेकेंड थिंग इज द डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। अच्छा। एंड उसका भी कलर कैसा है। If it is milky, sometimes lactating female, post lactation, they can be having some discharge. And if it is bloody, means there is some reddish tinge into it, it becomes suspicious. Another thing you can say, any changes in the skin, any changes in the nipple, all these things, maybe redness, maybe puckering, maybe you can say puckering in the sense just like you can say संतरा देखा है आपने, संतरे की जो ऊपर की छाल होती है, ब्रेस्ट में इस टाइप का हो जाता है। रेडनेस मतलब जैसे चोट लगी है कोई तो लाली हो जाती है चारों तरफ, उस टाइप में भी हो जाता है। सो दीज आर द अर्लीस्ट सिम्टम्स व्हिच समबडी कैन डिटेक्ट। जैसे कि आपने बोला कि आजकल लोग रिप्रोडक्टिव जो अपनी साइकिल है उसको बहुत डीले करते हैं, दे आर नॉट प्लानिंग किड्स, तो ये ऐसा है कि जिनके किड्स नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, उनमें ज़्यादा ये चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, या जिनके बच्चे हो चुके होते हैं? ऐसा कुछ रिसर्च ये कहती है कि देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस इन द पर्सन हु डू नॉट हैव किड्स। अच्छा। Nulliparity and the long, it is all because of the hormones. Hormones are playing every month, right? Twice in a month. 15 days they goes to peak, then the one hormone goes down, one hormone goes up. So because of these changes, longer the reproductive cycle, longer the exposure. जितना लंबा, जैसे प्यूबर्टी पहले होता था, हम जो देखते थे अपनी किताबों में पढ़ते थे 13 to 14 years. Nowadays it has become 11 years, 12 years. So and the menopause पहले जो 40 तो नहीं कहूँगा, 45 साल के आसपास होता था, अब वो 50 तक हो गया है। सो जो एक्सपोजर है हार्मोन्स का, वो आप देखो कितने साल बढ़ गया, कम से कम 10 साल बढ़ गया है। जितना वो एक्सपोजर बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। देयर इज नो डेफिनेटिव रिस्क रिवॉर्ड रिस्क रेशियो दैट आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रिस्क, दैट आई कैन नॉट। मगर आपने बोला कि जितना ये जो जितना ज़्यादा ये विंडो होगा कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होने की, उनके साथ ये कैंसर के चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, ये प्रिकॉशन एक बड़ा ही पर्सनल सवाल हो जाता है किसी के लिए। यू कैन नॉट आस्क समबडी, सी प्यूबर्टी यू कैन नॉट कंट्रोल, व्हाई इट इज हैपनिंग अर्ली, उसके भी कुछ कारण हैं जी। किड्स जो हैं वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाना बाहर का खाना है, वसाई युक्त, और वो सारा उनकी चीज़ों से हार्मोन चेंजेस होते हैं, जल्दी प्यूबर्टी हो रही है, मेनोपॉज लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ओबेसिटी है बिकॉज ऑफ ऑल थिंग्स, मोर द एक्सपोजर। सी जिनका बच्चा होता है, लैक्टेशन शुरू होती है, लैक्टेशन होती है, उस दौरान पीरियड्स नहीं होते, तो 6 महीना 8 महीना वो भी रिस्क फ्री पीरियड होता है उनका। तो दिस इज द थिंग, बेसिकली द एक्सपोजर टू द हार्मोन्स, हाउ लॉन्ग द एक्सपोजर इज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फीमेल। आपने सेल्फ एग्जामिनेशन की भी बात कही कि सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, और इसको समझना ज़रूरी है कि आपका जो नॉर्मल जो एक महिला का ब्रेस्ट है वो कैसा दिखता है, ताकि आप ये समझ पाएँ ये एबनॉर्मैलिटी है और अब समय आ गया है डॉक्टर के पास जाने का, या ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये जो समझ है महिलाओं में सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि अक्सर महिलाओं के साथ ये कहा जाता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें तब तक इग्नोर करती रहती हैं औसतन, मतलब
मैक्सिमम ये महिलाओं के बीच में तब तक इग्नोर करती रहती हैं जब तक वो एक बड़ा स्वरूप नहीं ले लेता है। अगर आज आप इस कार्यक्रम के ज़रिए, अगर इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर आप उन महिलाओं को ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन एक क्योंकि ये नंबर 1 टाइप ऑफ कैंसर्स इस वक्त भारत में है महिलाओं में, और लगभग आपकी जो फिगर है वो 1 लाख प्लस आप बोल रहे हैं, 1 लाख प्लस महिलाएं हैं अनरिपोर्टेड, हाँ अनरिपोर्टेड होते हैं क्योंकि डेटा इज नॉट एग्जैक्ट। तो सेल्फ एग्जामिनेशन कितना ज़रूरी है? देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन बेसिकली शुरू हुआ था यूरोप में 1930s में शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैमोग्राफी या कुछ भी नहीं आता था, बट धीरे धीरे देखा गया कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन बीइंग पीपल वर नॉट डूइंग इट। सेकेंडली धीरे धीरे और चीज़ें आ गई, मैमोग्राफी एंड ऑल दीज थिंग्स बड़े शहरों में आने लग गई, फिर छोटे शहरों में भी पेनिट्रेशन होने लग गया। आज भी हमारे यहाँ पे अगर इंडिया में आप देखें, गुड़गांव से या दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। स्क्रीनिंग तो छोड़ ही दीजिए, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो स्क्रीनिंग के लिए हमें, अगर उनको हम स्क्रीनिंग के लिए कुछ और टूल नहीं दे सकते, तो ये सबसे अच्छा टूल है जिससे कि एटलीस्ट शी कैन गेट टू नो हर ब्रेस्ट एंड शी कैन रिकॉर्ड एनी चेंजेस एट द अर्लीस्ट। जैसे ही कुछ उनको लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है तो वो उसको पकड़ सकते हैं एंड दे कैन रिपोर्ट इट एंड वी कैन डायग्नोज इट। दूसरी चीज, अगर सेल्फ एग्जामिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर सेटअप बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव रीच टू हेल्थ केयर। थिंग्स आर इम्प्रूविंग वेरी फास्ट। Even smaller places, they have diagnostic facilities, even they have CT, ultrasound, mammography machines, everywhere is there. But still, the reach is not that much. दूसरी बात करें तो कब शुरू करना चाहिए? सबसे जरूरी है कि कब शुरू करना चाहिए। कब सही टाइम क्या है? सही टाइम क्या है सेल्फ एग्जामिनेशन का? इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें, कोई आदमी अगर कर रहा है तो उसको नेचुरली अराउंड 30-35 ईयर्स के आसपास शुरू कर देना चाहिए। कुछ नहीं करना उसमें, मतलब इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस और समथिंग, बट बेसिक, जस्ट see and examine. उसमें क्या है कि female can stand in front of a mirror, right? She can look, she can raise her arms, she can look, and maybe 3, 4, 5 months, 6 months, and when to be done. That is also very important. बिल्कुल. Once the period finishes, because the hormone levels are getting normal and they again start rising during the mid peak. So 4 से 5 दिन के बाद, it's not an exact thing, 7 दिन के बाद भी कर सकते हैं, but 5 days post finishing the cycle, वो सबसे अच्छा टाइम है ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, जो फैटी टिश्यूज हैं, उनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, पेन भी नहीं होता है पेशेंट को उस टाइम पे। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू एग्जामिन। She can stand in front of a mirror, she can look, she can raise her arms, then she can look, and over a period of 5 months, 6 months, she will get to know that this is the normal thing. And later on, if at all she notices something, कोई change दिखता है उनको, जैसे मैंने बताया रेडनेस है, ब्रेस्ट एक लेवल पे नहीं है, निप्पल अंदर को चला गया है, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कपड़ों पे लग रहा है, तो she can detect it very easily. दूसरा चीज है कि आप उसको पैल्पेट कर सकते हैं। पैल्पेट करने का मतलब है आप उसको छू के पता लगा सकते हैं। छू के पता लगाने में 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पेशेंट बैठ के कर सकता है या लेट के कर सकता है। दोनों ही चीजें करनी चाहिए आइडियली, ठीक है, क्योंकि जब बैठे होते हैं ब्रेस्ट का शेप डिफरेंट होता है, इट डजंट फॉल आउट, बट लेटे होते हैं तो इट फॉल्स ऑन द साइड्स, सो देन इट बिकम डिफिकल्ट टू एग्जामिन फॉर द पेशेंट्स। सो अगर ऐसे कहें तो देयर वाज अ थिंग, 3 fingers 3 minutes कैन सेव लाइफ्स, राइट। वो 3 fingers क्या थी? ये पैड ऑफ फैट है हमारा यहाँ पे, इससे पेशेंट अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना शुरू कर सकते हैं, राइट। इफ आई से इट हैज टू बी इन अ सर्कुलर मोशन सो दैट नो एरिया इज मिस्ड, कोई भी एरिया बचे ना जिसको हम देख रहे हैं। तो पूरा ब्रेस्ट का सर्कल, राइट हैंड फॉर द लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड फॉर द राइट ब्रेस्ट, एंड दैट यू कैन से अराउंड 6 months 8 months शी विल गेट टू नो हर ब्रेस्ट, शी कैन इजीली डिटेक्ट एनी चेंजेस। ये बहुत आसान तरीका है, और मुझे लगता है जैसा आपने बोला है कि पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद जब हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। yes. जब आप, जो डॉक्टर साहब ने बताया, यही तरीके से आप अपनी बॉडी को एग्जामिन करना, अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना शुरू कर दें। इसीलिए डॉक्टर, एक और चीज़ जो आजकल, एक और अवेयरनेस के चलते एक और प्रोग्राम है, नो योर बॉडी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है अवेयरनेस, कि आपको पता तो हो कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। वो बहुत जरूरी है। जब आपको पता ही नहीं है नॉर्मल क्या है, तो आपको एबनॉर्मल कैसे पता चलेगा?
तो जैसे जो बात आप भी बोल रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले देखिए तो कि नॉर्मल जो आपका ब्रेस्ट है वो कैसा दिखता है, क्या है उसमें, तब जा करके आपको 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, इतना टाइम तो लगेगा ही, कम से कम लगेगा कि खुद से समझने में कि ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है। प्लस जैसे जो मैं बार बार कह रही हूँ, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, जो डिस्कशंस हैं, जो बातें हैं, इनका भी वही मकसद है कि जितनी अवेयरनेस हो उतनी अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के फैलाई जाए। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि जो सर्जरी और ट्रीटमेंट की जो फील्ड है, इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं। एवरी डे वी आर गेटिंग सम न्यू एडवांसमेंट्स। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि पिछले 10-15 सालों में जो एडवांसमेंट्स हुए हैं टेक्नोलॉजिकल, जो एवोल्यूशन हुआ है ट्रीटमेंट का, वो कैसे हुआ है? उससे पहले मैं एक और बात कर रहा था, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, अनदर वे ऑफ स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोजिंग, वी मिस दैट बेसिकली। सो इट्स मैमोग्राफी। वो कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस पेशेंट में कब करनी चाहिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड टूल। कि कई बार क्या होता है, गांठ बनती ही नहीं है, मैमोग्राफी गांठ बनने से पहले ही डिटेक्ट कर सकती है उसको। कैल्सिफिकेशंस होती हैं उसके अंदर, कुछ मैमोग्राफी में कुछ फीचर्स होते हैं जिनके उससे हम जान सकते हैं। एक स्टेजिंग सिस्टम होता है बाय रेड्स, उससे हम जान सकते हैं कि ये किस जगह पे आ रहा है। तो वो बहुत जरूरी है। मैमोग्राफी कब करनी चाहिए, स्क्रीनिंग का फायदा क्या है, स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट में किसी मतलब नॉर्मल फीमेल, देयर इज कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसके परिवार में कभी किसी को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर नहीं हुआ या कोई जेनेटिक सिंड्रोम नहीं है, तो जनरली दे कैन स्टार्ट एट अराउंड 45। अच्छा, अब ये 45 ही क्यों आया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 45 इसलिए आया कि दैट इज पेशेंट और पर्सन वो मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। As they go towards menopause, what happens? The glandular tissue in the breast, in which the tumor develops, is decreasing, and the fatty tissue is increasing. So mammography can delineate between these things. Mammography उन दोनों चीजों को अलग अलग से समझ सकती है। जब ब्रेस्ट डेंस होती है यंग एज में, मैमोग्राफी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। उस केस में हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। दैट इज, अगर सही मायनों में कहें तो दोनों ही करना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। कितना खर्चा आता होगा डॉक्टर साहब मैमोग्राफी कराने में? देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो खर्चा आएगा अराउंड 500 रुपए के आसपास आ सकता है एक मैमोग्राफी कराने का। और लोगों में ये डर भी है कि मैमोग्राफी कराएंगे उससे कुछ ना हो जाए, उससे कैंसर ना हो जाए, क्योंकि रेडिएशन जा रही है, रेस जा रही है हमारे अंदर। बिल्कुल। बट इट हैज बीन फाउंड आउट इट इज नॉट इंक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ कैंसर। ये कैंसर के इंक्रीज होने के चांसेस नहीं बढ़ाता है, क्योंकि बहुत ही लो डोज में होती है। आपने देखा भी होगा, आजकल तो बसेस जा रही हैं, बसेस में मैमोग्राफी की मशीन लगाई है दूर दराज इलाकों में। वहां जाके लोग मैमोग्राफी करते हैं, उसको रीड करते हैं, देन जिसमें कुछ चेंजेस लगते हैं उनको बुलाया जाता है कि देखने के लिए, फिर भी पीपल डोंट टर्न अप। करा लिया, फ्री में हो रहा है, करा लिया, देन दे ओके ठीक है, मेरे को कुछ नहीं है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड है। हाँ, अगर आप बात करते हैं प्राइवेट में या बाहर, वहाँ भी बहुत सारी जगह पे आप ये कहिए कि 2 से 3 हज़ार के बीच में हो जाएंगी। It is a costly affair, I can say, because most of the people, they cannot afford it. But still, the government is doing it. They are putting more mammography machines in the rural areas. They have make a public-private partnerships also, like Manipal Hospital, Manipal Group. They have done at all the district hospital in the villages and civil hospitals. They are putting the machine in public-private partnerships. So that's a good thing. जैसे कि डॉक्टर साहब कहा जाता है कि साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराइए अपना, जिसमें सारे ब्लड टेस्ट और सब कुछ के से आपके बॉडी का क्या हाल है, क्या अंदर चल रहा है बॉडी के, वो पता चलता है। इसी तरीके से महिलाओं को भी कुछ टेस्ट ज़रूर करने चाहिए, जिनमें से एक आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 45 प्लस हैं तो मैमोग्राफी करवाएं, और 45 से कम एज के हैं तो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। पहले सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको तो आपको तुरंत चेकअप के लिए जाना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, लगभग 6 महीने 7 महीने पहले आप अपनी समझिए अपनी बॉडी को, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सिम्टम्स हैं या कुछ भी ऐसा आपको एक सबसे पहले डॉक्टर साहब ने एक बात बोली है कि अगर गांठ आपको कहीं भी लगे, वो सबसे कॉमन सिम्टम है, अगर लग रहा है तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन मैमोग्राफी 45 के बाद आपको करा लेनी चाहिए। At least every 1 or 2 years, because it is not feasible also. हर साल नहीं, 2 साल हमने लगातार कराई, ठीक है, we can skip it for 1 year, we can do it in 2 years. But इसमें एक और बात, सपोज किसी की फैमिली में कोई
पेशेंट है, वन पर्सन कम्स टू मी, कोई लेडी आती है, शी सेज कि मेरी मदर को 60 साल की उम्र में हुआ था, या मेरी मदर को 50 साल में पता लग गया था, तो उसमें हम स्क्रीनिंग जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि शी इज एट मोर रिस्क। उनका रिस्क जो होता है नॉर्मल पॉपुलेशन की बजाय उनका रिस्क बढ़ जाता है। एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, बट उनका रिस्क बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। सो उस केस में हमें और जल्दी स्क्रीनिंग करना चालू कर देना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो हम नॉर्मली कर रहे हैं कि वो तो 30 साल में हर फीमेल को शुरू कर ही देना चाहिए, लेकिन अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो फिर आपको जा करके यू हैव टू बी मोर केयरफुल। और 30 साल की एक ऐसी एज है कि 30 साल के आसपास आपको जा करके एक बार, अगर नहीं भी सिम्टम्स हैं तो भी एक बार मेमोग्राफी करा लेनी चाहिए। नहीं, मेमोग्राफी नहीं कराना चाहिए, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। वो 10 साल पहले, जैसे हम नॉर्मल स्क्रीनिंग 45 पे शुरू करते हैं, तो उसमें आइडियली जिस एज पे मदर डायग्नोज हुई थी 50 साल पे हुई सपोजिटली, तो एक रफ फिगर लेते हैं कि 10 साल पहले स्क्रीनिंग चालू हो जानी चाहिए। जो नॉर्मल पर्सन 45 पे करते हैं वो 35 पे कर सकती है। दैट इज वन थिंग, इट इज अ रफ फिगर, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट 10 years और 7 years और 8 years। मगर जितना भी स्टडी से निकल करके आया कि 10 साल का एक पीरियड लेकर के वो अर्ली स्क्रीनिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे, जितना जल्दी शुरू कर सकते, तो वो डिटेक्शन उतनी जल्दी हो जाएगा और उसका समाधान उतनी जल्दी निकल जाएगा। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली कि इन रेडिएशन से कैंसर नहीं होता है, क्योंकि आधे लोगों में इस चीज का भी डर है। क्या होता है, कोई भी एक्सरे कराने जाते हैं, कुछ नहीं, एक्सरे नहीं कराएंगे, उसमें गांव में जाओगे रेडिएशन चला जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा। मैमोग्राफी भी इसीलिए इग्नोर करते हैं। तो यही कारण है कि हमें लोगों को और ज्यादा अवेयर करना इस चीज के बारे में, एंड दिस इज द होल पर्पस फॉर दिस मंथ, पिंक अक्टूबर, और यू कैन से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। वी जनरली ऑब्जर्व इट एट लाइक दिस। This also started in West, but now in India also for last you can say 15 years, so we are doing it. But it is not only this month. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मंथ में आते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी पेशेंट्स आते हैं, उनके, क्योंकि आज भी अगर मैं आपसे कहूँ आज भी फीमेल है कोई, उनको कोई ब्रेस्ट में सिम्टम है, तो रादर देन ए मेल दे वुड लाइक टू शो ए फीमेल। हाँ, ये भी मैं आपसे इस बात पे आना चाह रही थी। हालांकि ये मैं समझना चाह रही थी, आगे सवाल करूँ उससे पहले, कि एक मेल डॉक्टर या एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से अक्सर जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं, चाहे फिर वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अर्बन क्लास या रूरल क्लास, महिलाओं में हल्का सा अच्छा मेल डॉक्टर है कैसे। तो इसको डॉक्टर साहब, हालांकि थोड़ा सा इन सवालों से हट करके मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसे जो टाबू रहते हैं कि मेल डॉक्टर है उसको महिलाएं कैसे दिखाएं जा करके, और ख़ासकर जब प्रॉब्लम ऐसी है, उससे कैसे, उस माइंडसेट से आप कैसे डील करते हैं और आपके पेशेंट्स कैसे डील करते हैं? सही मायने में कहूँ तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। जो पहले होता था जब हम पढ़ते थे, जब हम अपना MBBS और वो कर रहे थे, उस टाइम में जो डिफरेंस था और आज है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। ये डिफरेंस काफ़ी हद तक कम हो गया है, बट स्टिल कुछ लोग आते हैं कि दे जस्ट वांट टू शो टू ए फीमेल। सर्जरी मेल से भले ही करा लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू गो टू ए फीमेल। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट लाइक सी, अगर आप फीमेल्स की बात करें जो क्योंकि 40-45 में होता है, उससे पहले डिलीवरी भी हुआ है या गायनेकोलॉजिस्ट के पास कभी जाना भी पड़ा है, तो इट बिकम्स अ फैमिली रिलेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कंफर्टेबल होता है उनको कि उनके पास जाके दिखा लें। सो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट कलीग्स हैं, बिकॉज दे आर द टॉर्च बियरर फॉर दिस, दे कैन बी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल दे विल लैंड अप विद देम। स्ट्रेट अवे कोई नहीं आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को कैंसर हो गया, देखो जरा। तो इसलिए जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है, इधर द लोकल फिजिशियन, देयर फैमिली फिजिशियन और द गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज दे हैव ए क्लोज रिलेशन विद देम। सो आई अर्ज ऑल माय गायनेकोलॉजिस्ट कलीग्स सो दैट दे कैन हेल्प अस इन स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस। डॉक्टर, आपसे मैंने सवाल किया था कि जो मॉडर्न सर्जिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर केयर में, किस तरीके से इन्होंने, ये जो एडवांसमेंट्स हैं, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की जो केयर है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसको कैसे एनहांस किया है, बेहतर किया है? देखिए, अब हम बात ट्रीटमेंट की करते हैं, उससे पहले मैं एक बात कर दूं, एक और भी मिथ है। किसी को गांठ हो गई कुछ, तो हम क्या बोलते हैं, हम एक बायोप्सी कर देते हैं। मीनिंग देयर बाय बायोप्सी का मतलब है कि हम जो गांठ है, गठान है, उसमें से मशीन से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, जिससे उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। वो बताते हैं हमें कि ये है कि नहीं है तो किस टाइप का है, किस ग्रेड में है। देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके हम स्टेज वगैरह कुछ देख के तब ट्रीटमेंट के बारे में हम सोचते हैं। सो दिस वाज लाइक वन ऑफ द मिथ, पीपल आर सेइंग बायोप्सी करेंगे फैल जाएगा। ये आज भी बहुत लोगों के मन में मिथ रहता है, बट इट इज एब्सोल्युटली सेफ कि बायोप्सी में एक छोटा सा टुकड़ा उस लम्ब से निकाल करके और उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, उससे फैलता नहीं है। नहीं फैलता। आपने ये बात सही कही, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि बायोप्सी, डॉक्टर ने बायोप्सी लिख दी, बायोप्सी से तो सिचुएशन खराब हो जाएगी।
इट बिकम्स अ स्टिग्मा ऑल्सो कि मेरी बायोप्सी क्यों लिख दी, कि मेरे को तो है ही नहीं. सो इट्स इग्नोरेंस बेसिकली. लिख दी तो फर्स्ट थिंग मन में बायोप्सी सुनते ही देखो, मैं नहीं कहता कि 100% लोगों को समझ में आता होगा, पर 70 से 80% लोगों को अब समझ में आता है कि बायोप्सी क्या होती है. ये जो हम कॉमन टर्म यूज करते हैं, ब्रेस्ट है, कैंसर है, अनपढ़ लोग जो भी हैं जिन्होंने कभी नहीं गए हैं स्कूल, वो भी आजकल समझ रहे हैं क्योंकि रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं उस चीज को. सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, बट स्टिल दूर दराज के इलाकों में दिक्कत है अभी भी. मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, उनको बेहतर समझ डेवलप करने के लिए, और कहीं ना कहीं हर चीज़ का अपना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बून एंड बेन होता है. तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के अवेयरनेस फैलाना. हाँ, दूर दराज इलाकों में है एक कंसर्न का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट अब चाहते हैं. अगर उनको भी ऐसे इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस उन तक भी पहुँच रही हैं, वो भी अगर उनको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसा इशू है या सिम्टम्स हैं, वो भी ट्रीटमेंट चाहते हैं. तो डॉक्टर, अगर मैं वही अपना सवाल दोबारा से ट्रीटमेंट की बात मैं वो चीज़ तो लास्ट में आती है जी. तो आई थैंक जागरण दैट फॉर दिस पॉडकास्ट कि वो कर रहे हैं. दिस विल स्प्रेड मोर एंड मोर अवेयरनेस. सो दैट्स द होल पर्पस अबाउट दिस थिंग. नाउ कमिंग ऑन टू, आपने पूछा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है. सबसे पहले तो बीइंग ए सर्जन, जो मॉडर्न जो सर्जिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, उनका ब्रेस्ट कैंसर केयर पर किस तरीके से इम्पैक्ट. हम शुरू से शुरू करते हैं जी. सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर को क्या होता था आज से 50-60 साल पहले जब शुरू हुआ था मेडिकल ट्रीटमेंट, उस टाइम फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती थी. पेशेंट आया, फर्स्ट थिंग निकाल दो, होल ब्रेस्ट इज आउट. जी. सो फॉर पेशेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट. ब्रेस्ट इज ए ऑर्गन विच डिफाइंस द फेमिनिटी. सो उसके लिए तो मतलब एक टैबू हो गया. बिल्कुल. ना वो कहीं जा सकती है उसके बाद, और मन में अपने ये है कि मैं कैसे जाऊंगी, बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाती है. सो धीरे 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 यू कैन से ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, 50-60 में ऐसा होता था, 1950-60s में ऐसा होता था. आया, निकाल दो. दिस वाज द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल. फिर मेडिकल एडवांसमेंट हुए जिसमें कि कीमोथेरेपी और बाकी चीज़ें आई. फिर सर्जिकल एडवांसमेंट चालू हुए. 1970s में शुरू हुआ था, बट उसको अडॉप्ट करते करते भी हमें 30 साल लग गए. सो 2000 और उसके बाद यू कैन से 21st सेंचुरी में आने के बाद ही धीरे धीरे वो चीज़ें शुरू हुई है. उसमें सबसे पहला एडवांसमेंट ये था कि हमें ब्रेस्ट को पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. वो पेशेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है. फॉर द यू कैन से, एक बार तो सर्जरी तो कर दिया, ट्यूमर ठीक कर दिया, बट जो बॉडी में जो उसकी डिस्टर्ब हुई उसको ठीक होते होते टाइम लग जाता है. इसी चीज़ को लेते हुए उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जो कि आज के दिन हम ऑलमोस्ट 70% लोगों में कर पा रहे हैं. इवन इन यू कैन से, अगर स्टेज फर्स्ट में भी नहीं आता है, स्टेज ज़्यादा आती है तो भी हम कर पा रहे हैं. अच्छा जी. देखेंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है. पहले ब्रेस्ट के साथ हम जो एक्सिला यानी कि आर्म पिट में से सारी गांठें लिम्फ नोड निकालनी पड़ती थी हमें. देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी. उसमें स्पेशल मशीन्स के द्वारा, स्पेशल डाइज के द्वारा, रेडियो एक्टिव डाई के द्वारा हम सिर्फ उन नोड्स को निकाल के टेस्ट के लिए भेज सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. सेंटिनल जिसको कहते हैं, सेंटिनल अगर लिटिल मीनिंग की बात करूँ तो गार्ड बोलते हैं उसको. सो जो गार्डिंग द एक्सिला, वहाँ से 2 नोड 3 नोड निकाला जो कि उसमें रेडियो एक्टिव डाई में चमकते हुए दिख रहे हैं हमें, उनको निकाल के वो कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है, ये तो होगी सर्जिकल एडवांसमेंट कि हमने बचा लिया ब्रेस्ट को, बट बचाने के बाद ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी हुआ है, जिससे कि पहले दे के ट्यूमर को श्रिंक किया जा सकता है, जिससे कि आसानी से उसको निकाला जा सकता है. रेडिएशन, क्योंकि अगर ब्रेस्ट बचा के हम सर्जरी कर रहे हैं तो रेडिएशन इज मस्ट. वो पेशेंट के लिए थोड़ा सा एक एडिड कॉस्ट हो जाती है, बट वो चीज़ें सारी बैलेंस हो जाती हैं जब पेशेंट की पोस्ट ट्रीटमेंट इमेज, हर बॉडी इमेज एंड ऑल दीज थिंग्स टेकन इनटू अकाउंट, वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. सो सिर्फ सर्जिकल एडवांसमेंट नहीं है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज, उनमें इतनी एडवांसमेंट हुई है कि जिससे कि सर्वाइवल भी बढ़े हैं, रिकरेंस के चांसेस भी मतलब दोबारा आने के ब्रेस्ट के चांसेस भी कम हो गए हैं. सो ऑल दीज थिंग्स टेकन अलॉन्ग. तो मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो सर्जरी है ये कंफर्टेबल होने के साथ साथ कॉस्मेटिकली भी ये बेटर हुई है. यस, not only cosmetically, cosmesis is one thing. One thing is cosmesis. Second is the body image of the patient. That is very, very important. Her psyche, it changes. Immediately, तो if I ask somebody, डॉक्टर साहब पूरा निकाल दो, मैं just think about it. मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप सोचिए पहले इसके बारे में. जब हम एक जैसा रिजल्ट बगैर निकाले दे सकते हैं तो क्यों निकालना है? पर उनको होता है कि नहीं, एक बार निकाल दो बस, खत्म हो जाएगा फिर.
ये अभी भी लोगों के मन में ये अच्छा। है, मिथ है, ये भी मिथ है एक कि पूरा निकाल के ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि वापस से रिलैप्स नहीं करेगा। रिलैप्स नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। 1-2% इधर उधर हो तो कोई कह नहीं सकते, बट ब्रेस्ट बचा के रेडिएशन दे के या पूरा ब्रेस्ट निकाल के ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स हैं, सर्वाइवल में भी, दोबारा आने में भी। तो ये लोगों को हमें इस चीज़ के लिए भी अवेयर करना पड़ता है। लोग बचाना चाहते हैं, बट समटाइम्स देयर आर कंस्ट्रेंट्स कि दूर दराज में है कि रेडिएशन नहीं ले सकते हैं, या क्योंकि रेडिएशन एक लंबा प्रोसेस है, तो उसमें इस वजह से कई बार ब्रेस्ट निकाल देते हैं वो अपनी। पेशेंट इज नॉट रेडी। मगर डॉक्टर साहब, रिलैप्स कौन से किस केस में होता है? जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं, अगर उसकी स्टेज ज़्यादा है, स्टेज होती है 1, 2, 3 और 4। एक होता है स्क्रीन डिटेक्टेड, मतलब कि हमें कोई सिम्टम नहीं थे, सिर्फ मैमोग्राफी के उसमें कुछ मिला हमें, तो सबसे बेस्ट उसका है। स्टेज 1 का उससे थोड़ा सा कम, स्टेज 2 का उससे थोड़ा कम, स्टेज 3 and 4। 4 मीन्स it has spread beyond its boundaries. Means from the breast it has gone to some other organ, you can say, maybe to the lung, maybe to the liver, maybe bone or anywhere else. उसका भी होता है कि बर्डन कितना है, ट्रीटमेंट उस पर भी डिपेंड करता है। इवन स्टेज 4 में भी आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप इट इज। कैंसर के भी बहुत टाइप है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दोस सिचुएशन कि पैथोलॉजिकली क्या होता है क्या नहीं, बट सिंपली स्टेटिंग एज द स्टेज इंक्रीजेस, चांसेस ऑफ रिलैप्स वो ज़्यादा इंक्रीजेस एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल डिक्रीजेस। डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद पेशेंट की जो रिकवरी है, वो जर्नी जो प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है? देखिए, सर्जरी के बाद जैसे मैंने बताया आपको, पहले क्या होता था, रेडिएशन लेने आना पड़ता है। वो ड्यूरेशन कितना होता है? वो अगेन स्टेज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, स्टेज पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हमें तीनों चीज़ें देना है, सर्जरी करनी है, कीमोथेरेपी देना है और रेडिएशन करना पड़ता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीना से लेके 1 साल तक ट्रीटमेंट में लग जाता है कई बारी। क्योंकि कीमो जो देते हैं हर 3 हफ्ते में देते हैं, तो 3 महीना तो कम से कम कीमो में लग जाता है। आजकल कुछ टारगेटेड थेरेपीज है जिनको हमें 1 साल तक भी देना पड़ता है। उसके बाद भी ये चीज ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, देन डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का ट्यूमर है, हार्मोन पॉजिटिव है, हार्मोन नेगेटिव है, उसके बेस पे लंबे समय तक हम हार्मोनल ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं 5 से 10 साल के लिए। तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, 5 से 10 साल तक के। दैट इज जस्ट 1 टैबलेट पेशेंट हैज टू टेक एवरी डे। इट्स जस्ट लाइक ए विटामिन पिल और समथिंग, इफ दे थिंक इट लाइक दैट। सो दैट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ रिलैप्स, दोबारा आने के और फैलने के चांसेस को कम करता है वो। इसलिए ये चीज़ें, ये आज का नहीं है, ये 25-25, 30-30 साल की स्टडीज़ का नतीजा है जिसने हमें ये दिखाया है। दूसरा बात करें, ये तो हो गया, एक ट्रीटमेंट कंप्लीशन हो गया। उसके बाद पेशेंट की लाइफ कैसी रहती है या उसे क्या करना चाहिए, इफ आई से हम जो सलाह देते हैं, प्रिकॉशन इमीडिएटली तो कुछ नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें। ये तो एक नेचुरल थिंग है, किसी भी सर्जरी छोड़िए, वैसे भी अगर हम नेचुरल नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, पेशेंट को फॉलोअप के लिए रेगुलरली आना होता है 3 to 4 months। देन दूसरा चीज़ होता है कि जैसे बॉडी इमेज, पेशेंट हैज़ टू बेयर हर हिज ओन बॉडी इमेज। एक और बात मैं कहूँ, ये सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर कैन हैपन इन मेल्स ऑल्सो। तो द इंसिडेंस इज 1% ओनली, इट कैन हैपन इन मेल्स ऑल्सो। ये स्टडीज ने वी हैव सीन पेशेंट्स, साल में 2, 4, 5 तो देख ही लेते हैं, मेल्स विद ब्रेस्ट कैंसर। So it's not only a disease for the females, but yes, most commonly in the females, because the hormonal changes are much more higher as compared to males. जैसे थायराइड होता है, थायराइड भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में कम होता है। This is also one of the reasons, this hormonal disturbances. अब चलिए, ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, अगर मैं उस पर आता हूँ। तीसरी चीज़ है, हम अपने पेशेंट्स को हमेशा इनकरेज करते हैं, so that now they have, you can say, they have defeated the cancer. We keep on encouraging that they have to spread the awareness. Now you can say they are survivors, cancer survivors. Now they have to motivate other people so that they can aware more and more people, and we make a chain. In that way we can spread more awareness. अवेयरनेस भी ज़रूरी है। और जैसा आपने बोला कि ये जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी है, ये सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट ही नहीं है, लेकिन जो मुझे आपकी बातों से समझ में आया कि एक वेलबींग ऑफ द बॉडी को रेस्टोर करने की तरफ भी एक कदम है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये नहीं, सबसे पहले हम कॉस्मेटिक्स के बारे में कभी नहीं सोचते। सबसे पहले वी हैव टू थिंक अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट। इफ आई टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर फॉर दैट मैटर, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। कॉस्मेटिक्स इज सेकंड कंसर्न, बट यस, इट इज अ कंसर्न बिकॉज इट डिस्टर्ब्स एवरीथिंग फॉर ए फीमेल और फॉर मेल, फॉर एनीबॉडी फॉर दैट मैटर।
क्या है आजकल इवन आफ्टर, मतलब जैसे अगर पूरा ब्रेस्ट भी हम निकाल देते हैं, वी हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्लास्टिक सर्जरी, वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द होल ब्रेस्ट. अच्छा. इट विल नॉट फंक्शन एज ब्रेस्ट ऑब्वियसली, बट इट विल बी लाइक वी कैन टेक जो टमी टक कराते हैं, मींस जो एब्डोमिनल फैट ज्यादा हो जाता है, उस फ्लैप को लेके हम उस ब्रेस्ट के एरिया को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो दैट द बॉडी इमेज इज इंटैक्ट. Confidence is yes, she can go out. Besides that, we have silicone implants also. They can be put under the skin. They can be under the muscle also. Secondly, they can be wear under the bra. So that basically the external appearance is okay, but still the psyche is not okay. So the breast conservation is always better as compared to a mastectomy. That's what I would say. फिनेंशियली चैलेंजिंग पार्ट के बारे में हमने बोला था, ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर का, ऐसे कौन से भारतीय पेशेंट्स की ही मैं बात करें, ऐसे कौन से फाइनेंशियल या सोशल सपोर्ट्स डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं जो कि इस बर्डन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं? देखिए, अगर फाइनेंसेस की बात करें तो एक तो गवर्नमेंट्स आजकल कर रही हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आयुष्मान स्कीम आल्सो, but everywhere breast cancer treatment is not available because Ayushman scheme is for the, you can say, smaller things. You can say the hernia, cholecystectomy, hysterectomy, and all these smaller things. For cancer treatment, they can go to bigger hospital, but they have so much load, like AIIMS, PGI, and all the big government hospitals they can go. There are so many NGOs which help people. They help in each and everything. They help, sometimes they help financially, sometimes they help emotionally, physically. They are with the patient through their journey, and they make them, like say, cancer survivors. They becomes warriors, that they are fighting against it. So all these things, government, state governments, they must also be helping. District authorities, they must also be helping. But अगर हम कॉस्ट की बात करें, सरकारी में तो नहीं पड़ेगी कुछ भी. थोड़ा बहुत जो दवाइयों का खर्चा होता है वो होता ही है, परंतु अगर प्राइवेट में बात करें तो नई टेक्निक्स, नई सारी चीज़ों को लेके एक खर्चा तो बढ़ जाता है. पर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि हर आदमी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आज के दिन, जो कि गवर्नमेंट भी दे रही है. 2 लाख तक का तो दे रही है, बट उस दैट इज नॉट इनफ. वो भी मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैं बता सकूं कि हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और भारत के हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, क्योंकि अब बीमारी जेंडर पूछ करके नहीं आती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास हो. फाइनली अगर मैं आपसे आपका एक मैसेज अगर आप देना चाहें, वो मैसेज क्या होगा ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, कि वो स्ट्रॉन्ग रहें? ये जो जर्नी है, ये आपने बोला कठिन है, और जर्नी कठिन है, उसमें कोई भी दो राय नहीं. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. इट बिकम्स वेरी टायरिंग. मतलब पेशेंट्स के धीरे धीरे उनका फाइनेंशियल ड्रेन, मेंटल ड्रेनेज, मतलब इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बियर विद दैट. एंड नॉट सिर्फ उनके लिए, सारे परिवार के लिए ऐसा हो जाता है. उनके लिए हम बात कर रहे हैं तो एक बार जब ठीक हो जाता है तो पेशेंट, मतलब आप ये कहो कि हम, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कैंसर के बारे में क्या है कि दिमाग में सदा ये रहता है कि दोबारा ना आ जाए. हमारे भी रहता है दिमाग में कि भैया क्या किया जाए कि ताकि दोबारा ना आए, जिसके लिए मैंने बताया कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ हार्मोनल थेरेपी चलती है लंबे समय तक, और पेशेंट को अवेयर करते हैं ताकि वो खुद को देखते भी रहें, रेगुलर चेकअप भी कराते रहें. तो सर्वाइवर्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि नाउ दे हैव बिकम वॉरियर्स. दे हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज नॉट ओनली इन दिस अक्टूबर, ओनली थ्रूआउट द ईयर. दैट्स माय मैसेज टू द पब्लिक. बहुत अच्छी ये चर्चा रही आपसे डॉक्टर साहब, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं जैसे बार बार कह रही हूँ, बातें तो हो रही हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस भी फैल रही है. इसीलिए ये जो अक्टूबर का जो पूरा महीना है उसको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के एक महीने के रूप में, इस मंथ के रूप में. लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जो ये चर्चाएं हो रही हैं उनसे अवेयरनेस ज़मीनी तौर पे फैले, लोग वाकई में आगे आएँ. अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके जो आपने बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, नो योर बॉडी के बारे में हमने बात करी, और फिर उसके बाद एक डॉक्टर का रुख करना. और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको आगे राह दिखा सकता है. तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं, देर मत करिए. महिलाओं को मैं यही बोलूँगी कि जो डॉक्टर साहब से भी अभी बात हुई कि हालांकि जेंडर को देख करके बीमारी नहीं आती, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है पूरे विश्व में. जैसा कि डेटा भी मैंने दिया, 5 लाख पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड महिलाएं हर साल
ब्रेस्ट कैंसर के चलते मर रही हैं। और भारत में जो ऑफिशियल फिगर है वो 75,000 प्लस है हमारे पास। हालांकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कितने अनरिपोर्टेड केसेस हैं जिनके चलते ये 1 लाख प्लस हर साल ये मौतें अभी भी हो रही हैं। सर्विकल कैंसर के बाद एक सबसे बड़ी चुनौती है ब्रेस्ट कैंसर बन गया है। तो अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन भी ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो चर्चा, ये जो डिस्कशन, यहाँ पे जो बातें हुई हैं, आपको काफ़ी हद तक इनसे एक मदद पहुँची हो, दिशा मिली हो आपको। फ़िलहाल डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए, इस पूरे डिस्कशन के लिए। धन्यवाद स्मृति, और धन्यवाद जागरण टू स्प्रेड दिस मैसेज। बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि जितना हो सके उतनी अवेयरनेस हर एक विषय को लेकर के, हेल्थ विषय को लेकर के आप तक पहुंचाएं, और यही हमारा काम भी है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।